चलिए जी, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने फ़ॉन्ट के ग्रुप के टूल्स पढ़ लिए थे। आज हम पैराग्राफ के ग्रुप के टूल पढ़ेंगे। पैराग्राफ का ग्रुप जो है वो नेक्स्ट ग्रुप है ऑन होम रिबन। इसके भी डिफरेंट टूल्स हैं। इसमें भी जिस टूल के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे उसका नाम लिखा हुआ दिखाएगा और डिस्क्रिप्शन होगी, और जहाँ जहाँ नहीं होगा पॉसिबल शॉर्टकट की का, वहाँ शॉर्टकट की शो नहीं करेगा। लेट अस सपोज कि हम लेफ़्ट अलाइनमेंट पे हैं, तो यहाँ देखिए कि शॉर्टकट की भी शो कर रहा है। सही है जी। अच्छा जी, पहला टूल है बुलेट का। बुलेट का टूल जो है वो बुलेट का टूल, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, ये तीनों टूल जो है वो लिस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब आप कुछ शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रोसेस डिफाइन करना है, तो आप क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने का मतलब कि आपने उनको बुलेट्स की फॉर्म में डिफाइन करना है, या नंबरिंग की फॉर्म में डिफाइन करना है, या मल्टी लेवल लिस्ट की फॉर्म में डिफाइन करना है। डिफरेंस ये होता है कि बुलेट्स जो हैं वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेट अस सपोज मैं शॉपिंग जा रही हूँ, मैंने डिफरेंट आइटम जो है वो मेंशन की, एक लिस्ट में बना लिया है, तो वो मेरी अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट इन सेंस कि मैं किसी भी आइटम को पहले परचेज़ कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैंने ये आइटम परचेज़ करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेसिपी की, किसी भी डिश की जो है मैं रेसिपी डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा कि लिस्ट को स्टेप्स को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। ऐसा नहीं कि पहले मैं चावल उबाल लूँ और फिर गोश्त पकाऊँ, ठीक है। तो जहाँ पर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, और जो हम जिसमें हम स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आइटम्स वगैरह होते हैं, वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है। एक और लिस्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल लिस्ट। वो अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, बुक्स के अंदर होती है कंटेंट में कि चैप्टर का नाम होता है, फिर उसकी हेडिंग्स होती हैं, फिर चैप्टर का नाम होता है, फिर उसकी हेडिंग्स होती हैं। तो वो चैप्टर का नाम तो पहले मेंशन हो रहा होता है, लेकिन जो उसकी हेडिंग्स होती हैं थोड़ा आगे करके मेंशन हुई होती है। मतलब यहाँ स्केलिंग ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो हमारी मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है, और उसको हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेंट का टूल है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इससे भी आप स्केलिंग ऑप्शन कंट्रोल करते हैं। सॉर्ट का टूल है। सॉर्ट के टूल से हम किसी भी लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। मतलब जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे या प्लेयर्स के नाम लिखे, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। एग्ज़ाम्स में भी आप लोग देखते हैं कि आप 9-10 क्लास के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें आपने देखा होगा कि तमाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स बैठते हैं कि पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले होते हैं। तो वो नेम ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट बना के हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग सॉर्टिंग टूल। और ये तमाम स्टूडेंट्स के नाम को आप चाहे कैसे भी लिख दें, वो रैंडम नाम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। ये हमारा पैराग्राफ मार्क है। जहाँ जहाँ पर हम एंटर करेंगे वहाँ पर ये पैराग्राफ मार्क शो होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारी लेफ़्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट अलाइन हुआ होता है नॉर्मली। अगर आप रजिस्टर में भी काम कर रहे हों तो क्या होता है कि नॉर्मली आप लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने वर्ड में भी अभी तक देखा कि आपका कर्सर जो है वो इसी जगह पे ब्लिंक कर रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि जैसे हमने मैनुअली काम किया वैसे ही हम इसके अंदर भी काम कर सकते हैं यूजिंग लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ हेडिंग्स को सेंटर में करना होता है, और कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हम राइट हैंड साइड पे अलाइन करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जैसे लेटर्स के अंदर देखा होगा, लेटर राइटिंग में कि जो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे अलाइन होता है। बाकी तमाम वर्क जो होता है, जो लेटर का मेन थीम होता है, वो सारा हम लेफ्ट हैंड साइड से नॉर्मली लिखते हैं। तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सेंटर अलाइनमेंट और राइट हैंड अलाइनमेंट। इसके बाद जस्टिफाई का टूल है। जस्टिफाई का टूल जो है, जो हमने दोनों साइड पे स्केल्स डिफाइन किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, ये वाले जो स्केल हैं, ठीक है, ये जो स्पेस है, इन दोनों स्केल्स के दरमियान में टेक्स्ट को जो है वो डिफाइन करता है। अगर टेक्स्ट के लास्ट में जगह छूट जाती है तो वो जगह कवर कर देता है लाइन के दरमियान स्पेस देकर। ये भी हम अप्लाई करके चेक करेंगे। उसके बाद लाइन स्पेसिंग का टूल है। लाइन स्पेसिंग से देखो, ये जो स्पेस आ रहा है लाइंस के दरमियान, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइन स्पेसिंग टूल। इसके अलावा शेडिंग का टूल है। शेडिंग के टूल से आप पूरे पैराग्राफ को कलर कर सकते हैं। मतलब आपने ये पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन का है ये, ठीक है, तो ये एक लाइन में कलर होगा। लेकिन अगर यही पैराग्राफ की बात की जाए तो ये 3 लाइन्स का है, तो इसमें तीनों लाइन्स के अंदर सेम कलर होगा। अब इसको अप्लाई करके चेक करेंगे। इसी तरह से बॉर्डर का है। समटाइम हमें इसके नीचे एक लाइन चाहिए होती है,
अलग से मेंशन करने के लिए सीवी वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, तो आप बॉटम बॉर्डर जो है वो बॉर्डर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी डिफरेंट ऑप्शन हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलें जी, वन बाय वन टूल्स को अप्लाई करते हैं। लेफ्ट पे तो ये अलाइन है, यहाँ पर आगे हम राइट अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं, तो देखो इस तरह से राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट। यहाँ पे आगे क्लिक करें और सेंटर अलाइन करें तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। जिस पैराग्राफ पे भी आपने अप्लाई करना है अलाइनमेंट, पहले उस पैराग्राफ में आके क्लिक करना है। अब इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे जब मैंने इसको अलाइन किया तो मैंने आपको बताया था कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इन बाउंड्रीज के दरमियान आएगा, और ये लिखा हुआ भी है कि इस लाइन के साथ साथ तो आ रहा है लेकिन इस लाइन के साथ नहीं आ रहा, आखिर में थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर इस लाइन के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ से जो है वो मेंशन होगा आपको। अभी यहाँ नोटिस करो कि ये डेटा जो है स्ट्रेच होकर उस साइड पे आ जाएगा। जस्टिफाई अलाइनमेंट मैंने अप्लाई किया तो डेटा जो है वो स्ट्रेच होकर उस साइड पे आ गया, और अब आप स्केल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्केल के साथ आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है जी। फिर हम लाइन स्पेसिंग की बात कर लेते हैं, और लाइन स्पेसिंग टूल जो है वो मैं यहाँ अप्लाई करके दिखा देती हूँ। कुछ मैंने लाइन्स लिखी हुई हैं, लाइन स्पेसिंग के अंदर गए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन लिया और यहाँ पर देखो स्पेसिंग को बिफोर और आफ्टर मेंशन किया हुआ है। बिफोर जो है वो 0 पॉइंट है, यानी लाइन से पहले जो है वो 0 पॉइंट छोड़ा हुआ है, और आफ्टर यानी लाइन के बाद जो है वो 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। आप चाहें तो इसको 0 भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। पहले 0 अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने इसको 0 किया और ओके किया तो देखो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। Ctrl+Z वापस वैसे ही हो गया। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में अगेन में गई और मैंने अब इसको 6 पॉइंट किया और अब अप्लाई किया तो देखो थोड़ा कम हुआ, 0 से बिल्कुल कम हो गया था और 6 पॉइंट पे थोड़ा मज़ीद कम हो गया है। Ctrl+Z दोबारा वैसे ही कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने शेडिंग के टूल पे। शेडिंग के टूल पे जाके जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ टेक्स्ट कलर के अंदर पढ़ा था। ये तो हमारा फॉन्ट कलर था, मतलब हमने टेक्स्ट के ऊपर अगर कलर देना है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। ये वाले कलर्स जो हैं वो बेसिकली पैराग्राफ के कलर हैं। अब मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके आ रही हूँ तो क्या हो रहा है कि जो मेरी लाइन है उसका कलर चेंज करता हुआ दिखा रहा है। अब ये एक लाइन का पैराग्राफ है तो एक लाइन का कलर चेंज कर रहा है। इसमें भी मज़ीद कलर्स मौजूद हैं, ये देखिए मोर कलर्स, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें आती हूँ, ये मेरा पैराग्राफ 3 लाइन्स का है और यहाँ आके मैं शेडिंग का टूल अप्लाई करूँगी तो देखो तीनों लाइन्स के ऊपर ये शेडिंग अप्लाई कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम पैराग्राफ के ऊपर सेम कलर आ जाए, मतलब जितना भी 3-4 लाइन्स हैं, 3-4 पैराग्राफ हैं, उनके ऊपर सेम कलर हो तो सबको सेलेक्ट करना होगा, देन आपने कलर अप्लाई करना है तो सबके ऊपर सेम कलर आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से बॉर्डर का टूल है। बॉर्डर का टूल जो है वो मैंने अभी बताया था कि आप बॉटम में लाइन लगा देते हैं, तो ये देखें बॉटम का बॉर्डर है, टॉप का बॉर्डर है, लेफ़्ट और राइट बॉर्डर्स हैं। तो इस तरह से बॉटम बॉर्डर लगा के हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर देते हैं इन CV। अभी हम CV बनाएंगे तो फिर उसमें आप देखिएगा किस तरह से लाइन है, तो आप जो है ये बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोट्स वगैरह लिखनी हो तो हम कोट लिख कर और उसको आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो देखिए बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। एक तो तरीका ये होता है किसी भी चीज़ को नोटिफाई करवाने का कि आप उसको हाईलाइट कर दें या फिर इस तरह से बॉर्डर भी कर सकते हैं। अब इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपको हैंड आउट मिला है, जो आपको टास्क मिला है उसके अंदर आप देखें कि अगर बॉर्डर के अंदर है तो बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और अगर हाईलाइट हुआ हुआ है तो वो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं अपने बुलेट्स के ऊपर। जो मैंने आप लोगों को बताया था बुलेट्स जो है अनऑर्डर लिस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखें मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई और सी बुलेट्स देनी है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्कल वाली बुलेट्स आएगी, कोई और सी देनी है तो उसके लिए आपको इस एरो के ऊपर जाके क्लिक करना होगा। इसमें डिफरेंट टाइप की बुलेट्स हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर इसमें से भी समझ नहीं आ रही, लेट सपोज मैं नहीं चाहती ये वाली आए, कोई दूसरी आए, कोई अच्छी आए और मज़ीद मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप जाएंगे डिफ़ाइन न्यू बुलेट के अंदर। डिफ़ाइन न्यू बुलेट से सिंबल्स में जाके आप डिफरेंट सिंबल्स ले सकते हैं। देखें वेबलिंक्स के 2 ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, कोई भी आप लेके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
वेबडिंग्स के टूल हैं, यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ओके करेंगे तो देखेंगे इस तरह से अप्लाई हो गया, और ओके किया तो यहाँ पर वही सिंबल बना हुआ आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से ये ऑमलेट की रेसिपी मैंने लिखी है, तो इस सब को पहले आपने लिख लिया, फिर सेलेक्ट करना है और देन नंबरिंग अप्लाई करनी है। अगर आप इस नंबरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें एक ये नंबरिंग है और ये इसके साथ एरो बना हुआ है। जैसे हमने यहाँ बुलेट के ऊपर क्लिक किया था तो बुलेट्स आने थे, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे। इसी तरह से इसके अंदर है कि अगर आप खाली इस पर क्लिक कर देंगे तो नंबर्स आएंगे सिंपल, और अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन हैं जो आप ले सकते हैं। और ये स्टेप 1 2 3 जो है ये आप खुद से बना सकते हैं यूजिंग डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। सबसे पहले हमने लिस्ट अप्लाई करी, उसके बाद आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में गए और यहाँ पर ये जो नंबर फॉर्मेट है इससे पहले आपने आके क्लिक किया, और इसको मैं दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर। तो देखो यहाँ लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहाँ हमने पेपर्स जो है वो बनाने होते हैं, डिज़ाइन करने होते हैं, तो वहाँ पर ये हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से करके आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडेंट की। इंडेंट नहीं बताया मैंने आपको कि एक तो डिक्रीज इंडेंट है और दूसरा इंक्रीज इंडेंट है, और ये हम थोड़ा सा लेवल डिफाइन करने के लिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को इस्तेमाल करते हैं, और ये मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर मैं यूज़ करवाती हूँ। तो जब इसको आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसका तरीका समझ में आएगा और मज़ीद क्लियर होगा कि इसका मकसद क्या होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम सॉर्ट के टूल के ऊपर। सॉर्ट का टूल जो है वो हमारा क्या करता है, इस लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेगा। नोटबुक से स्टार्ट हो रही है मेरी लिस्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट के टूल के ऊपर क्लिक किया और इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर दिया और ओके किया, तो देखो लिस्ट जो है अब ये कॉम से स्टार्ट हो रही है और वॉलेट पे क्लोज हो रही है। अच्छा, अगेन मैं सॉर्ट के टूल में गई और मैंने इसको डिसेंडिंग अप्लाई किया तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके किया तो देखिए वॉलेट से स्टार्ट हो रहा है और कॉम पे जाके फिनिश हो रहा है। तो सॉर्टिंग टूल में दो तरह के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं, एक असेंडिंग है और दूसरा डिसेंडिंग है। असेंडिंग के अंदर ए से जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट होगी, जबकि डिसेंडिंग में जेड टू ए की फॉर्म में सॉर्ट होगी। ठीक है जी। हाँ।